अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। साल 2 उर्दू अदब। हमने पिछले एक दो दिन से शुरू किया हुआ सबक एक वसीयत की तकमील, उसके बारे में कल भी बात की। आज फिर उसके सियाक़ो सबाब के हवाले से तशरीह, उसी के हवाले से आज फिर हम बात करेंगे। एक वसीयत की तकमील मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के हवाले से जहन में रखिएगा कि वो पहले बाकायदा खाका निगार हैं। उन्होंने खाका निगारी की तमाम शराइत को अहसन तरीके से पूरा किया और उनके लिखे हुए खाके अपने अंदर लतीफ़ अंदाज रखते हैं। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम इल्मी लिहाज से बड़ी शख्सियत। यहाँ पे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो हैं हिस्से वो हमारे सामने पेश किए, वो गोशे जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मिर्ज़ा साहिब के इस खाके की बिना पर हम उनसे वाकिफ़ हुए। पैराग्राफ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे शेयर है। इससे पहले ये जहन में रखिएगा कि जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा, उसे पढ़ने के बाद मौलवी वहीदुद्दीन ने पुरमज़ा अंदाज में उनसे कहा कि काश मेरा भी कोई शागिर्द होता जो मेरे ऊपर ऐसा ही मज़मून लिखता कि मैं भी मरने के बाद अमर हो जाता। इस किस्म के अल्फाज जब उन्होंने अदा किए तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने भी मज़ाह में ही उनसे आगे से कह दिया, मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आप मर जाइए, मैं मज़मून लिख दूँगा। अब अल्लाह की करनी क्या हुई कि इस बात के बाद 1 साल भी मौलवी साहब ना जी सके और उससे पहले ही उनकी वफ़ात हो गई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जहन में ये बात थी, चनाचे उन्होंने उनका यह खाका लिखा। खाके में भी आपको जो इसका उन्वान रखा है उन्होंने, उससे भी हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है। एक वसीयत की तकमील, यानी एक ऐसे शख्स ने का ये खाका है जिसने मरते हुए कोई बात कही और उस वसीयत को पूरा करने के लिए इसे लिखा गया। अब जी हम आते हैं सियाको सबक की तरफ। पहला नंबर जो है सबक के उन्वान का, एक वसीयत की तकमील, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और सियाको सबक की तरफ अब हम आएंगे। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के लिखे हुए सबक एक वसीयत की तकमील में से लिया गया है। एक वसीयत की तकमील दरअसल मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का खाका है, जिसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने उनके ज़ाहिरी हायत के साथ साथ उनकी खूबियों को भी बयान किया है। ये उनका ऐसा शख्सी खाका है जिसे पढ़ने के बाद हमारे सामने मौलवी साहब चलते फिरते आ जाते हैं हमारी निगाहों के सामने। मुसन्निफ़ ने उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशे बयान किए, जिसमें से उनका इल्मी लिहाज से उनका मुकाम मर्तबा भी हमारे सामने वासे किया। इसके साथ साथ उनकी कंजूसी की कैफियत को भी इस सबक में बयान किया गया। अलगर्ज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी साहिब की ज़िंदगी के जो छुपे हुए गोशे थे, जो आम कायरीन की निगाहों से ओझल थे, उन्हें लिख कर हमेशा के लिए अमर कर दिया कि अब आने वाली नस्लें जब जब उसे पढ़ेंगी तो उनके सामने मौलवी साहिब की शख्सियत आती चली जाएगी। जब हम इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ आते हैं तो आप देखिएगा कि इस पैराग्राफ में मौलवी साहिब की इस्तिलाहात वज़ा करने के तरीक़ों को बयान किया गया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मौलवी साहब को इस्तिलाहात वज़ा करने का ख़ास मलका था, यानी वो नई नई इस्तिलाहें बड़ी महारत के साथ वज़ा कर देते थे। उर्दू में अगर कोई आप नई इस्तिलाह पेश करते हैं तो उसके सबूत के तौर पे आपको कोई शेर या किसी मशहूर आदमी का फ़िक्रा या मिसरा बयान करना पड़ता है। अब जी मौलवी साहब क्या करते थे, ऐसे ऐसे अल्फाज दिमाग में उतारते कि जब सबूत तलब किया जाता तो सबूत किसी सूरत ना मिलता। उन्होंने क्या वो करती हैं कि कोई एक शेर पढ़ देते और इस शेर को किसी ना किसी बड़े शायर से मंसूब कर देते हैं। अब किसी भी बड़े शायर के शेर के बारे में ये जानने के लिए कि क्या ये वाकई उस शायर का शेर है, यकीनी बात है उन शोरा के दीवान को पढ़ना पड़ता है। अब
ہوتا کیا کہ اب اگر ڈھونڈنے کوئی بیٹھتا اول تو وہ تلاش کر ہی نہ پاتا، اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ دیوان تک پہنچ جاتا تو دیوان میں شعر نہ ملتا تو یہ کہہ دینا کیا مشکل تھا کہ یہ غیر مطبوعہ کلام تھا۔ یعنی اب ہوتا یہ تھا کہ مولوی صاحب نے کوئی اصطلاح بیان کی، جب اس کا ثبوت طلب کیا گیا تو جواب میں اپنا ہی شعر بیان کر دیا، یا کوئی ایسا شعر بیان کر دیا جو کہ چاہے اس شاعر کا ہو یا نہ ہو، نام اس شاعر کا لگا دیا۔ اور جب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اول تو ملتا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی کسی نے دیوان تک پہنچنے کی جسارت کر لی تو غیر مطبوعہ کلام کے زمرے میں بھی اسے ڈالا جا سکتا تھا۔ انگریزی وہ بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی اصطلاحات پر پورے طور پر حاوی تھے۔ اب یعنی وہی کیفیت جو ان کی اردو اصطلاحات کے بارے میں ہے وہی ان کی انگلش کی اصطلاحات کے بارے میں ہے، کہ اردو کی اصطلاحات پہ تو وہ اپنا نام لگا اپنے اشعار بیان کرتے ہوئے اسے ثابت کر دیتے، اب انگریزی میں بھی ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ اس پہ پورے طور پر حاوی تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ اس لفظ میں کیا ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہیں۔ یعنی وہ حقیقتاً پڑھے لکھے تو تھے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا مرحلہ بھی آ جاتا جب وہ اپنی طرف سے باتوں کو بیان کرتے چلے جاتے، لیکن کیونکہ وہ علمی شخصیت تھے، ادبی شخصیت تھے، چنانچہ لوگ ان کی بات پر یقین کر لیتے، اور ان کے جو باتیں تھیں وہ علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے کی حامل، لیکن بعض اوقات وہ ایسی اصطلاحات کو ایسے انداز سے بیان کرتے کہ دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ جی عزیز طالبات، اس پیراگراف کے حوالے سے ہم نے بات کی، اسے آپ دیکھیے گا، اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ آپ سے ابھی دوبارہ کی جائے گی، آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیں۔